बच्चों कल हम लोगों ने देखा था मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में समझा था मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई में क्या क्या नहीं आता है ये भी हमने देख लिया था कि आरबीआई की जो मनी है, जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, और जो गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट है वो नहीं आता है। ठीक है, और जो बैंकिंग सिस्टम में है पैसा प्योर वो भी नहीं आता। ठीक है, जैसे एक बैंक ने दूसरे बैंक को लोन दे रखा है या अकाउंट खुलवा रखा है, वो जो पैसा इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा हमने मॉनेटरी सिस्टम के बारे में समझा था, और मॉनेटरी सिस्टम इंडिया का जो चलता है उसके 6 पॉइंट हमने कल याद किए थे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं और आज आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट है, याद रखने का मैटर ज्यादा है, इजी है, और समझने का कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, बस याद रखने की चीज है। सभी लोग कोशिश करें हैंड टू हैंड लर्न कर लें और समझ भी लें जितना समझने का है। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हमारी कंट्री में हम कैसे पता लगाएं कि टोटल कितना पैसा है सर्कुलेशन में, जिसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं, कैसे पता लगाएं भाई। अच्छा पहली बात तो ये बताओ, क्या ये हमारा काम है? क्या हमारा काम है जैसे मेरा और आप लोगों का कि हम ये नो पता सर। लगाएं? नहीं, किसका काम है? ये आरबीआई का काम है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही ये डेटा रखता है, उसी का ये काम है। वो ये पता लगाते हैं कि भाई पूरे कंट्री में टोटल कितनी मनी सर्कुलेशन में है, या फिर जिसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं या सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है? तो याद रखें, मेजर्स जो होते हैं, मेजर्स का मतलब है मेथड्स और कुछ नहीं है ना। ये पता लगाना कि मनी सप्लाई पूरी कंट्री में कितने हैं, इसके लिए 4 मेजर्स बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों 1977 के पहले तक सिर्फ एक ही मेजर चला करता था जिसको नैरो मेजर बोलते थे। ठीक है, उसके बाद से 1977 के बाद से हम 4 मेजर्स लेकर के चलते हैं। इनमें से किसी भी मेजर से मनी सप्लाई को कैलकुलेट किया जा सकता है। गवर्नमेंट या आरबीआई ये पता लगा सकती है कि भाई मनी सप्लाई है कितनी, पूरी कंट्री में मनी सप्लाई कितनी है। उन्हें ये पता लगाना होगा तो वो चारों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मेथड होता है वो थर्ड वाला होता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ जरूरी बात है इसके रिगार्डिंग, जरा याद रख लो। देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेथड हैं। अच्छा एक वर्ड पे ध्यान दिया, अल्टरनेटिव मेथड। चारों से नहीं होता है बच्चों काम ये चारों में से कोई एक मेथड आप काम में ले सकते हो, आरबीआई कोई सा भी मेथड काम में ले सकता है, ये पता लगाने के लिए कि पूरी कंट्री में टोटल मनी सप्लाई कितनी है ना। लेकिन याद रखें कि 1977 के बाद से ये 4 एग्जिस्टेंस में आए, उसके पहले से सिर्फ एक हुआ करता था। ठीक है, उसके पहले सिर्फ एक हुआ करता था, उसके बाद 4 मेथड एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, अच्छा अब जी ये सर। 4 मेथड कौन कौन से हैं? हाँ बेटा बोलो, कौन क्या बोल रहा है? सर नेशनल इनकम की तरह इसमें भी मतलब हर मेथड से थोड़ा अलग आएगा क्या आंसर? डेफिनेटली 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 लिक्विडिटी पे बेस्ड है ये चारों अलग अलग मनी सप्लाई बताते हैं, लेकिन ये चारों ही अप्रूव्ड है। आरबीआई किसी को भी यूज कर सकता है इन चारों में से। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है ना। लेकिन हाँ, हर मेथड का, हर मेजर की अपनी एक खासियत है, लिक्विडिटी लेवल अलग अलग है। जैसे बच्चों तुम लोगों ने, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अकाउंटेंसी में आप लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़े होंगे, पढ़े या नहीं पढ़े? यस और नो? यस यस सर। जिसमें जिसमें सबसे पहले होता है करंट रेशो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लिक्विड रेशो, या जिसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, या क्विक रेशो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा होता है आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ये शायद मेरे ख्याल से है नहीं तुम लोगों के कोर्स में, लेकिन जब आगे जाओगे बीकॉम थर्ड ईयर वगैरह में, सेकंड ईयर में, तो वहां पे टोटल 40 रेशियोज हैं जो आपको पढ़ने हैं। अभी तो आप सिर्फ 20 या 25 पढ़ोगे, वहां पे जब आप जाओगे तो 40, मोर देन 40 है, आई थिंक 44 या 45 है ना। खैर, मैं बता ये रहा हूं आपको कि लिक्विडिटी रेशो क्या बताता है, हमें पता है सबसे ज्यादा लिक्विड किसमें है? करंट रेशो में। पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। यस और नो, यही होता है। यस ठीक है, दूसरा लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, क्विक करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, या लिक्विड एसेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा क्या होता है?
तीसरा होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चों तीनों में कॉमन बात क्या है कि अपॉन में आता है करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी सेम है, लेकिन पता है तीनों में डिफरेंस किस चीज का है? लिक्विडिटी का। सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा वाला रेशो है? वो है रेशो नंबर 3। उससे थोड़ा कम लिक्विड रेशो नंबर 2, उससे थोड़ा कम लिक्विड रेशो नंबर 1। अब ये लिक्विड का मतलब क्या है जरा ये भी समझ लो। वैसे ये ऑफ द रोड हो गया, लेकिन फिर भी टॉपिक आया है तो समझ लो, अच्छी बात है, तुम्हें दो बार पढ़ने को मिलेगा। बच्चों ध्यान रखना, लिक्विड का मतलब है कि आपके पास जो करंट एसेट्स हैं, देखो हमारे पास बहुत सारी करंट एसेट्स होती हैं, उन करंट एसेट्स को आप कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मेरे को ये बताओ, करंट एसेट में सब कुछ होता है, डेटर्स भी होते हैं, ठीक है, हमारे पास स्टॉक भी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, और एक लिया जाए कैश या बैंक भी होता है, कई सारी होती है। लेकिन मुझे बताओ कि इसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है? सबसे ज्यादा लिक्विड होता है कैश एंड बैंक। जो लिक्विड के ही फॉर्म में है वो लिक्विड ही, उसको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसका रेशो क्या बन गया? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, ठीक है। उससे थोड़ा कम लिक्विड, उससे कम लिक्विड है जिसमें आप लिक्विड रेशो लेते हो, मतलब ऐसी एसेट्स कि अगर आपसे कोई क्रेडिटर पैसा मांगने आ जाए तो आप उन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके दे सकते हो हैंड टू हैंड। ऐसी कौन सी एसेट होती है? तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं? सारी करंट एसेट लेते हैं, टोटल करंट एसेट, लेकिन दो छोड़ देते हैं बच्चों। कौन कौन सी? सबको याद होगा। एक तो छोड़ देते हैं स्टॉक, और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिनको छोड़ दिया जाता है। यस और नो, मैं सही कह रहा हूं? यस और नो, यही पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ये होती है आपकी लिक्विड एसेट। लेकिन लेकिन अगर हम देखें कि देखा जाए एक तरह से तो सारी करंट एसेट ही लिक्विड है, देखा जाए तो। हाँ, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप हैंड टू हैंड कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको एक टाइम मिल जाए तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ना, स्टॉक बिक सकता है ना। तो अल्टीमेट लिक्विडिटी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसमें है? तीसरे वाले में। वो तो खुद लिक्विड ही है ना। उससे थोड़ी सी कम लिक्विड रेशो में, क्योंकि इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने हटा दिया। और सबसे कम लिक्विडिटी किसमें है? करंट रेशो में, क्योंकि उसमें हमने टोटल करंट एसेट ली है जिसमें सब कुछ आ गया। इसी तरह से बच्चों यहां भी है। यहाँ पे ये जो चार मेथड है, जरा देख लो सब लोग, ये चार मेथड है। जैसे भुवन ने पूछा कि सर इन चारों मेथड से जो आंसर निकल करके आता है, खैर वैसे हमें इसका क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन होता नहीं है इसका, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन चारों मेथड से जो मनी सप्लाई निकल करके आएगी, क्या वो मनी सप्लाई सेम होगी? आंसर है बच्चों नो, मनी सप्लाई सेम नहीं होगी, सब अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि सबका लिक्विडिटी लेवल अलग अलग है, ठीक है, सबका लिक्विडिटी लेवल अलग अलग है। कैसे, वो मैं समझाऊंगा अभी। तो जरा बच्चों सब लोग देखें, चार मेथड ये जो है, ये चार मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है M1, दूसरा है M2, तीसरा है M3 और चौथा है M4। ये मेजर्स के नाम है, सभी लोग याद रख लें। चार मेजर कौन कौन से हैं? M1, M2, M3, M4, ठीक है। सबसे पहला जो मेजर है वो है M1। और बच्चों एक जानकारी की बात आपको बता दूं, 1977 से जो पहले चला करता था, जिसको नैरो माइंडेड मेजर भी बोलते हैं, वो यही है M1, ठीक है। अब इस M1 में क्या होता है, जरा सब लोग ध्यान से देखें। M1 का फॉर्मूला याद भी कर लें और समझ भी लें। M1 का फॉर्मूला होता है बच्चों CC प्लस DD प्लस OD। याद रखें सब लोग, CC प्लस DD प्लस OD। मैं बता देता हूं क्या होता है। CC का मतलब होता है कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक। क्या होता है बच्चों इसका मतलब? कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक। लोगों के पास जो कॉइन्स और करेंसी है, जिसको करेंसी विद पब्लिक हम बोलते हैं, कल ही हम लोगों ने समझा था, वो यहाँ पे सीसी कहलाता है। डीडी क्या होता है? डीडी तुम समझ गए होंगे, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, मैंने कल बताया था डिमांड डिपॉजिट में क्या टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट आते हैं? नो नो सर। सर। नहीं आते। नो सर। इसके अंदर सिर्फ दो अकाउंट का पैसा आता है। कौन कौन से? सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। सिर्फ उनके मनी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो डिमांड करने पे आपको हैंड टू हैंड मिल जाए उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और ये दो ही पैसा होता है, सेविंग बैंक का और करंट अकाउंट का, ठीक है। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं है, ये दोनों तो हमने कल ही पढ़े थे। बिल्कुल, बस इसमें एक नई चीज क्या है, ये ओडी। ये ओडी का मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट्स,
अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। याद कर ले सब लोग, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब तुम बोलोगे सर ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है, आपने तो कहा था मनी सप्लाई में तो इसको लेना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं ले रहे बेटा, आरबीआई का डिपॉजिट नहीं ले रहे, लेकिन आरबीआई के पास कुछ इंस्टीट्यूशंस ने जो पैसा जमा करवा रखा है उसको हम यहाँ पे लेते हैं। देखो मैंने टोटल डिपॉजिट नहीं लिखा है, मैंने लिखा है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर में कौन कौन आता है अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, अदर के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है, तो पहली बात सब लोग याद रख लो, M1 में कौन कौन आता है बच्चों? M1 में आता है CC, है ना, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। दूसरा DD, डिमांड डिपॉजिट, लोगों के पास जो पैसा है वो। DD का मतलब क्या है? जो बैंकों में पैसा जमा है वो। बच्चों कल हमने जो मीनिंग पढ़ा था मनी सप्लाई का, सबको याद होगा, वो मीनिंग हमें यही बताता है, यही होता है मनी सप्लाई, हमने मीनिंग यही पढ़ा था। ठीक है, कंपोनेंट भी यही दोनों पढ़े थे, कंपोनेंट भी यही होते हैं, लेकिन बस एक चीज यहाँ पे है उसको याद रखो, ओडी। और ओडी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। सब लोग याद रखें, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इन तीनों को मिला करके बनता है M1। और बच्चों यही जो M1 है यही कहलाता है नैरो मेजर, लेकिन ये जो मेजर है ये है मोस्ट लिक्विड मेजर। ठीक है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अगर किसी मेजर में है तो वो इसमें है ना, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि ना तो मैंने इसमें पेपर मनी को लिया है, ना ही मैंने इसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को लिया है, मैंने सिर्फ वो पैसा लिया है जो कैश है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर कहलाता है। दिस इज द मोस्ट लिक्विड मेजर। एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, अल्टरनेटिव में आ सकता है, व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड मेजर? तो M1, M2, M3, M4, फिर आपको बताना है उसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, M1 है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, लिखा हुआ भी है। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों M2। अब देखो ये तो M1 जो है ये एक स्टैंडर्ड है, ये अब हट नहीं सकता कभी भी। M1 जो है वो आपके M2 में भी आएगा, M3 में भी आएगा और M4 में भी आएगा। अब ये चीज तो भूल जाओ कि M1 हटेगा। M1 अपने आप में एक मेजर है, लेकिन ये ऐसा मेजर है जो सभी में आता है। ठीक है, तो M2 में सर इसके अलावा क्या आता है? तो M1 तो होगा ही होगा, लोगों के पास जो पैसा है, डिमांड डिपॉजिट जो लोगों का बैंक में पैसा जमा है, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तो होगा ही होगा, प्लस सभी को अदर याद है डिपॉजिट्स में क्या आता है? पोस्ट। बेटा अभी आ रहे हैं, उस पे लिखा हुआ है, सब आ रहे हैं अभी, है ना, नेक्स्ट पेज पे है वो, थोड़ा सा पेशेंस। देखो क्या किसी ने सुना है बेटा पोस्ट ऑफिस में भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो, वहां भी आरडीज और एफडीज होती है? सुना है किसी ने? यस सर। हाँ सर, यस सर। बिल्कुल बेटा, पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसा जमा करवा सकते हो, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप उसको एक फिक्स टाइम पीरियड के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, या चेक लगा करके आप विड्रॉ नहीं कर सकते उसको, ये ध्यान रखना, है ना। आरडीज वगैरह होती हैं पोस्ट ऑफिस से होती है वो, है ना। फिक्स डिपॉजिट्स भी होती है, टर्म डिपॉजिट्स जिनको पोस्ट ऑफिस खुलवाता है ना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी पोस्ट ऑफिस खुलवाता है। तो पोस्ट ऑफिस काफी सारी चीजें अपने आप मैनेज करता है रिगार्डिंग बैंकिंग सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस भी अपने आप में बैंकिंग सर्विसेज देता है, तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस के पास भी कंट्री में करेंसी है, तो भैया M1 को तो ले ही लो, साथ में पोस्ट ऑफिस के पास जो पैसा है वो भी लो। तो बच्चों मुझे ये आंसर दो कि ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट कौन सा है, M1 का या M2 का? व्हाट इज ब्रॉडर? M2। M2। और इन कंपैरिजन ऑफ M2, M1 इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। M2 के कंपैरिजन में M1 जो है वो नैरो है, क्योंकि देखो M1 तो इसमें आ ही गया, और साथ ही साथ इसमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट्स भी आ गए। ठीक है, अच्छा अब सर M3 क्या बनाए? M3 एक डिफरेंट चीज है। अब M3 में M2 नहीं आएगा, ये जो पोस्ट ऑफिस वाला है इसको भूल जाओ। M3 में M1 तो आएगा, जैसे M1 आपका M2 में भी आया था वैसे M1 आपका M3 में भी आएगा, यहां भी आएगा। लेकिन M3 एक अलग ही चीज बोलता है। M3 मेजर ये कहता है कि आपको टर्म डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स को भी ले लेना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर आपने तो बताया था नहीं लेते। बेटा नहीं लेते हैं, इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू इनको मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते हम लोग, लेकिन एक मेजर है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसको लिया जाता है, M3 में लिया जाता है। तो M3 में क्या क्या आता है देखो, एक तो M1 आता है, और एक हमारे जितने बैंक हैं उनके पास जो सेविंग और करंट अकाउंट थे वो तो हमने देखो यहाँ पे ले लिए थे, DD के अंदर आ गए थे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं या फिर जो FDs हैं, जो टाइम डिपॉजिट्स हैं,
उनको हमने नहीं लिया है, तो बेटा वो यहाँ पे ले लो, तो उसको क्या कहा जाता है, नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स। याद रखना M1 दोनों में आ रहा है, M1 M2 में भी है और M1 आपका M3 में भी है, लेकिन दोनों में जो M1 M1 के साथ में है वो अलग चीज है। M2 के अंदर अलग क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का पैसा। M3 में अलग क्या है, जितने बैंक कंट्री में है उनके पास जो टर्म डिपॉजिट्स हैं और जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनका पैसा, जिसको हम कहते हैं नेट टाइम डिपॉजिट। अब सर ये M4 क्या होता है, M4 बच्चों ऐसा मेजर है जिसमें सब कुछ आ जाता है, M1 से लेके M3 तक सब आ गया उसमें। तो देखो मैं M3 ले रहा हूं और मेरी बात से सब लोग एग्री करेंगे, बेटा M3 अगर मैंने इसमें ले लिया तो इसका मतलब मैंने M1 भी ले लिया, यस और नो। अगर मैंने M3 यहाँ पे ले लिया इसका मतलब M1 भी ले लिया, यस और नो। यस सर। M3 का मतलब M1 तो इसमें ऑटोमेटिकली आ ही गया। देखो टाइम डिपॉजिट भी आ गई और साथ साथ बच रहा है वो भी ले लो, ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है इसको भी ले लो। लेकिन बस इसमें एक बात याद रखने की है कि यहाँ पे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसको छोड़ देते हैं, NSC। अब ये क्या होता है अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे बेटा ये फॉर्मूला वाइज आपको 4 चीजें याद रखनी है, 4 मेजर्स होते हैं। अच्छा, सबसे नैरो मेजर कौन सा है इसमें से, वो है M1, और सबसे ब्रॉड कौन सा है, M4। लेकिन अगर मैं बोलूं इन चारों को अगर मुझे कैटेगराइज करना है, चारों को, तो बेटा याद रखना M1 और M2 जो होते हैं ना ये कहलाते हैं नैरो, और M3 एंड M4 जो होते हैं ये कहलाते हैं ब्रॉड। याद रखना M1 और M2 है ये तो कहलाते हैं नैरो मेजर्स, और M3 एंड M4 जो है वो कहलाते हैं ब्रॉड मेजर्स, ठीक है। सभी लोग याद रखें। M1 के अंदर क्या आता है बताओ, CCDDOD, ठीक है, ये M1 होता है। अब M1 से 2 मेजर और बन जाते हैं, M2 और M3। बेटा M2 में क्या आता है, M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। M3 में क्या आता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स, और ये सारे मिला दो वो M4 में आ जाता है ना। M4 को आप ऐसे भी बोल सकते हो, M1 लिख दो यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला बना सकते हो। ऐसा मत सोचना कि सर ये लिख दिया आपने पत्थर की लकीर है, M1 लिख दो, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस वाली डिपॉजिट प्लस कॉमर्शियल बैंक वाली डिपॉजिट, ये लो, ये बन गया। ये भी हो सकता है ना, कुछ भी ले लो, सब चलेगा। अब एक एक को जरा डिटेल में स्टडी किया जाए। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं M1 को। M1 के बारे में कुछ जरूरी बात, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। याद रखना ये सबसे पहला जो पुराने जमाने में चलता था, जब पुराने जमाने में 1977 से पहले हमारे यहाँ पे जब मनी सप्लाई निकाली जाती थी कि हमारी पूरी कंट्री में कितना पैसा है, तो M1 को ही काम में लिया जाता था, ठीक है। अच्छा, दूसरा M1, ये 1 है यहाँ पे, है ना, सही कर लेंगे इसको। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी। सभी लोग याद रखेंगे M1 जो है वो सबसे लिक्विड मेजर है, सबसे लिक्विड, है ना, ऑफ मनी सप्लाई, as all its component are easily used as medium of exchange। और बेटा इसमें जितनी चीजें आप लेते हो ना M1 के अंदर, CCDDOD, ये सारी कैश में कन्वर्टेबल है बहुत इजीली, और इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो बहुत इजीली, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मोस्ट लिक्विड। जैसे पोस्ट ऑफिस वाला है उसको नहीं निकाल सकते, बैंक में FDs वगैरह है, टर्म डिपॉजिट है, उनको आसानी से नहीं निकाल सकते। तो बेटा M2 और M3 ये तो लिक्विड नहीं हुए, फिर लिक्विड क्या हुआ, सबसे ज्यादा लिक्विड हुआ आपका M1, क्योंकि इसमें ये दोनों ही चीजें नहीं आती जो टाइम लगाती हैं, वो दोनों ही चीजें इसमें नहीं आती, है ना, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला सबको पता हो गया होगा, इसका फॉर्मूला है CC प्लस DD प्लस OD। अभी CC का मतलब क्या है बच्चों, CC का मतलब है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। याद रखें सब लोग, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक्स। देखो मैंने क्या लिया, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मैंने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर इसको हम लेने वाले हैं M3 में, अभी नहीं ले रहे हैं, M1 और M2 में नहीं ले रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और OD क्या होता है बच्चों, OD होता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। देखो RBI का एक नाम और है बच्चों, RBI को कहते हैं गवर्नमेंट बैंकर या फिर बैंक ऑफ बैंक्स, कई सारे नाम है इसके। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, हमारा जो सेंट्रल बैंक है ना, उसके पास कई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज का पैसा जमा होता है, कई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज का पैसा जमा होता है। याद रखना RBI के अंदर
बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारी अथॉरिटीज, सभी का पैसा जमा होता है, लेकिन हम उसमें से यहां सिर्फ कौन सा वाला लेने वाले हैं? देखो, हम अभी भी जो गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई में जमा है उसको नहीं लेंगे, जो बैंक्स का पैसा आरबीआई में जमा है उसको भी नहीं लेंगे। याद रखना, जो मैंने पहले मना कर दिया वो कर दिया, ये नहीं आएगा। तो सर फिर क्या आएगा? देख लो, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में क्या आता है, इंक्लूजन्स ऑफ अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का मतलब क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? सभी लोग याद कर ले, तीन चीजें इसमें इंक्लूड होती है, तीन। नंबर वन, डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। क्या नाबार्ड का नाम सुना है सबने पहले? यस और नो? Yes, sir. नो सर। बेटा नाबार्ड No, जो sir. है ये एग्रीकल्चर sir. के रिगार्डिंग एक लोन देने वाली बहुत बड़ी संस्था है, या बैंक कह सकते हैं उसको, जो एग्रीकल्चर के लिए आपको लोन देती है ना। खैर, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत डिटेल में। नाबार्ड का बेटा पूरा एक टॉपिक वहां पे आने वाला है, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। नाबार्ड वहां पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखो, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका नाबार्ड हो गया, एग्जाम्पल है इसका, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे नाबार्ड हो गया, है ना, या फिर आपके सहकारी बैंक हो गए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी इसमें आ गए, है ना। मैं थोड़ा उनको हमारे नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से अलग रख रहा हूँ, ठीक है। वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। तो याद रखना, ऐसे जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो पैसा जमा करवा रखा है कहाँ पे? आरबीआई में, उसको यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। याद रखिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाबार्ड, है ना। मैंने 3 बुक से चेक किया है, तुम्हारे जो एग्जाम्पल लिखा है बस नाबार्ड का ही लिखा है, तो बस नाबार्ड ही याद रख लो तुम लोग, है ना, इतना डिटेल में तुम्हारे आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो पैसा आरबीआई में जमा करा रखा है, तो वो नंबर वन, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। बेटा देखो, हमारे यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो विदेशी लोग काम करते हैं, या फिर फॉरेन अथॉरिटीज, जैसे मान लो यूएसए का एम्बेसडर यहाँ पे काम कर रहा है ना। अब इन सब लोगों को जो पेमेंट वगैरह जाती है, या फॉरेन कंट्रीज की तरफ से जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी होता है उनकी तरफ से जो एक्सपेंडिचर करते हैं, या उनका पैसा जब हम लेते हैं, तो वो भी आरबीआई के पास होता है। वो किसी नॉर्मल छोटे मोटे बैंक के पास नहीं रखा होता। मान लो यूएस गवर्नमेंट ने आपको 100 करोड़ की हेल्प भेजी है, तो वो पैसा किसके पास होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास? नहीं, वो पैसा कहाँ पे होगा? आरबीआई में, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन गवर्नमेंट्स और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, इनका पैसा भी होता है, इसको भी अदर डिपॉजिट में काउंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। तीसरा, डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से वाले? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जो कंट्रीज को और कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को लोन देते हैं, ऐसी संस्थाएं, उनका अगर पैसा आपके पास पड़ा है तो उसको भी काउंट करते हैं। तो फटाफट से जरा मेरे साथ लर्न कर लो, तीन कौन कौन से। एक तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएफआईज बोलते हैं शॉर्ट में इसको, है ना। पीएफआईज का पैसा इंक्लूड किया जाता है। दूसरा, दूसरी कंट्रीज का जो सेंट्रल बैंक है और फॉरेन गवर्नमेंट से उनका पैसा आपके पास रखा है, वो भी इंक्लूड करते हैं। तीसरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज वगैरह को लोन वगैरह देते हैं, उनका पैसा अगर रिजर्व बैंक के पास है तो वो भी लेते हैं। बेटा ये तीनों किसमें आते हैं? अदर डिपॉजिट्स में काउंट होते हैं। सर फिर क्या नहीं आता इसके अंदर? बेटा इसके अंदर जो नहीं आता वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। किस किस का डिपॉजिट नहीं आता इसके अंदर? गवर्नमेंट का और कमर्शियल बैंक्स का। हमारे इंडिया की गवर्नमेंट का जो पैसा डिपॉजिट है आरबीआई में, और जो बैंकों का पैसा डिपॉजिट है आरबीआई में, वो नहीं लेते हैं। उसके अलावा जो होता है वो अदर डिपॉजिट में आता है। ये तीन चीजें खासतौर पे इनको लिया जाता है। क्या सभी को M1 समझ में आ गया है? यस और नो? यस सर। सर करेंसी एंड कॉइन्स पे मतलब इसमें वो चेक और बीआरबी इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं बेटा, वो डिमांड डिपॉजिट में आता है, वो डिमांड ओके डिपॉजिट। सर। हाँ भाई, सब लोग जवाब दो, आया नहीं आया? कोई चीज नहीं आई तो रिपीट कर दूंगा, बोलो। यस Yes, सर। sir. Inclusion वापस बता दो सर. यस सर। बेटा इंक्लूजन में तीन चीज याद रख लो, याद करने का टॉपिक है ना, समझाने का जितना था मैंने बता दिया, है ना। याद रख लो, एक तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नंबर वन, दूसरा फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स,
और तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पीएफआई और आईएफआई, और एक है फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। ये तीन याद रखो, है ना। फिर भी अगर बेटा हेल्प चाहिए हो तो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो वापस देख लेना, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये M1 हो गया, डिटेल में समझने का सिर्फ M1 ही था और कुछ नहीं है डिटेल में समझने का। अब आते हैं M2 पे और M3 पे। जरा देख लो फटाफट से M2 क्या है भाई। अरे बड़ा सीधा सा फंडा है, M2 M1 ही है, M2 M1 ही है। बस एक चीज हमने और एक्स्ट्रा ले ली यहाँ पे, कौन सा, जो पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग अकाउंट्स में पैसा होता है वो लिया है। बात समझ में आ गई। पोस्ट ऑफिस का जो पैसा है जो लोग वहां पे जमा करवाते हैं वो हमने यहाँ पे लिया है और कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। ये M1 के कंपैरिजन में ब्रॉडर है। In addition to M1, it also includes the saving deposits with post office and saving bank। ठीक है, M1 के अलावा क्या आता है बच्चों इसमें, M1 के अलावा इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट्स आती है, ये याद रखो। ठीक है, तो M1 तो आता ही आता है, साथ में डिपॉजिट आती है पोस्ट ऑफिस वाली। ठीक है, अब आते हैं बेटा M3 पे। M3 का फंडा बहुत आसान है, बिल्कुल M1 यहां भी आता है, लेकिन यहां पे सर एक चीज वो आ गई है जो एक्सेप्शन है। क्या, टाइम डिपॉजिट। सर टाइम डिपॉजिट आ गया यहाँ पे, मतलब टर्म डिपॉजिट जो होती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह जो होती हैं वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये भी वन ऑफ द मेजर्स हैं, लेना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया। जरा पढ़ो। अब देखो ये किसके कंपैरिजन में, ये भी M1 के कंपैरिजन में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना। M3 जो है ये भी M1 के कंपैरिजन में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट्स, जिसमें क्या आता है, टर्म एंड फिक्स डिपॉजिट्स। याद रखना, टर्म एंड फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, और ये आ गया बच्चों एक बहुत जरूरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री में इस M3 मेजर को यूज करके मनी सप्लाई निकाली जाती है, अगर किसी कंट्री में इस M3 मेजर को यूज करके मनी सप्लाई निकाली जाती है, तो बेटा उसको कहते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। याद कर लो ये वर्ड है, क्या कहते हैं इसको, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। सभी लोग याद रखना, क्या कहते हैं इसको, एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस। ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको, एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ है इसमें, कोई बात नहीं, सभी लोग याद रखेंगे। M3 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एग्रीगेट मनी रिसोर्स कहते हैं अगर कोई कंट्रीज को यूज करती है ना, नॉर्मल सी बात है, याद रखा सकते हैं। ठीक, अब लास्ट आ जाते हैं बच्चों M4 पे। M4 में एक काम की बात है। अच्छा पहली बात तो ये सबको याद है M4 में क्या क्या आता है। बेटा M4 में आपके M1 आ गया, प्लस आपके पोस्ट ऑफिस वाली भी आ गई, प्लस आपके M3 में जो था कौन सी वाली थी, नेट टाइम डिपॉजिट, वो भी आ गया। ठीक है, ये तीनों, मतलब मैं बोलूं M1 से लेके M3 तक सब आ गया इसमें, उसी को कहते हैं M4। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो हम पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, ना, इसमें हम NSC को काउंट नहीं करते हैं। अब ये NSC क्या होता है, वैसे ये बहुत छोटा सा पॉइंट है और ये ज्यादातर बुक्स में तो दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग याद रखें, NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब तुम लोग पूछोगे सर ये क्या है, बेटा ये एक बॉन्ड है, ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होते हैं सर, जैसे शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, वैसे बॉन्ड होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड भी एक सिक्योरिटी होती है ना। आप बॉन्ड परचेज कर सकते हो, उस पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है बॉन्ड पे। ठीक है, तो बॉन्ड है, और ये बॉन्ड है लॉन्ग टर्म, और काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे हम काउंट नहीं करते। और ये जो बॉन्ड है ये पोस्ट ऑफिस इसको इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में इशू किया गया होता है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से इशूड होता है। और इस बॉन्ड को जो आप परचेज कर सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस में जाके, अगर आप एक एडल्ट हो, आप 18+ हो, तो आप इस बॉन्ड को ले सकते हो। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आप जाके खरीद सकते हो। आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइम के बाद आपको आपका पैसा इनहेंस्ड होकर थोड़ा बहुत बढ़ के मिल जाएगा। ये बॉन्ड होता है। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट काफी अच्छा माना जाता था जब इसको आया था, है ना, लेकिन अब लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम है इसमें। तो सब लोग याद रखें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, नहीं लेते भाई, इसको बहुत सीधा फंडा है, इसको नहीं लेते। ठीक है, तो M4 में क्या आता है,
M3 तो आता ही आता है। अच्छा M3 में क्या आता था सर? M3 में आता था M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, ठीक है, M1 आता था नेट टाइम डिपॉजिट। अब बचती फिर एक ही चीज है, क्या? पोस्ट ऑफिस वाली डिपॉजिट। लेकिन याद रखना पोस्ट ऑफिस वाली में क्या नहीं आएगा? एक्सक्लूडिंग NSC। बोलो भाई, क्या सभी को चारों मेजर्स लर्न हो जाएंगे? M1, M2, M3, M4। Yes, sir. ठीक है। M1 में क्या आता है बच्चों? CC प्लस DD प्लस OD। OD में भी 3 चीजें आती है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा जो RBI में जमा है वो आता है। दूसरा, फॉरेन करेंसी या फॉरेन बैंक्स का जो पैसा है वो भी आपके पास जमा है तो वो भी इसमें आता है। और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा है वो भी इसमें आता है। ये तो हो गया M1, ठीक है। M2 में क्या आता है? M1 आता है। M3 में क्या आता है? M1 आता है। लेकिन बस एक एक चीज एक्स्ट्रा आती है। एक्स्ट्रा इसमें आता है पोस्ट ऑफिस वाला, और इसमें आता है नेट टाइम डिपॉजिट वाला। और M4 में क्या आता है? M4 में आता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस। ये हो गया बच्चों। सभी लोग बताओ लर्न हो गया सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, चाहे MCQ आ जाए, चाहे assertions आ जाए, कुछ भी आ जाए तुम कर दोगे, क्योंकि जब तुम्हें इतनी डीप नॉलेज है तो तुमसे कुछ भी नहीं छूटा है, सब कर दोगे तुम। ठीक है। अच्छा सर एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज मतलब? बेटा नाम दे दिया है यार, मतलब तो क्या है इसका? मतलब इसको ये कह रहे हैं कि जो बचा खुचा था, जो छूट रहा था वो भी आपने ले लिया। मुझे बताओ M1 में और M2 में क्या छूट रहा था आपसे? आपने करेंसी ले ली थी, डिमांड डिपॉजिट ले लिया था, लेकिन एक ही चीज छूट रही थी, क्या? आपके जो कंट्री के मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं उसमें से सिर्फ एक ही चीज छूट रही थी, दैट इज टर्म डिपॉजिट। तो जो जब वो छूट रहा था तो उसको ले लो। तो जब आपने उसको ले लिया तो इसको कह दिया हमने एग्रीगेट, और एग्रीगेट इसको कह दिया हमने कंट्री का क्या है? ये एग्रीगेट डिपॉजिट है, मॉनेटरी रिसोर्सेज है, एग्रीगेट है ना। मतलब इसमें पूरी कंट्री की मनी आ गई, जो छूटा हुआ था वो भी आ गया, है ना। इसका कोई सेंस नहीं है वैसे, ये मैंने अपनी तरफ से बताया। एग्रीगेट का मतलब है मिला करके, है ना। और मॉनेटरी रिसोर्स में तो सब आता है भैया, डिमांड डिपॉजिट भी आती है, टर्म डिपॉजिट भी आती है। तो डिमांड आपने पहले ले ली थी तो छूटा हुआ था उसको ले लिया यहाँ पे, इसलिए एग्रीगेट बोल दिया। आगे बेटा बात समझ में? सर अपनी कंट्री में कौन सा मेजर इस्तेमाल होता है मेनली? बेटा M3 होता है अपने यहाँ पे, M3 होता है अपने यहाँ पे। देख लो एक बार आगे, तुम लोग जो क्वेश्चन करते हो सबका आंसर मैंने पहले ही दे रखा है ना। चलो पढ़ ले एक बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बेटा कुछ जरूरी फैक्ट्स इनके बारे में, 3 फैक्ट हैं जो सबको याद रखना है, ठीक है। देखो जरा एक बार। अच्छा केशव पूछ रहा है कि फॉरेन बैंक्स का पैसा क्या करता है RBI में। बेटा फॉरेन बैंक्स का पैसा RBI में ये करता है कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं ना फॉरेन कंट्रीज के, उनको जब सैलरी वगैरह जाती है तो उनकी कंट्री से सैलरी आती है, वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता, वो पहले RBI में आता है, RBI से हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को जाता है, फिर हमारे जिस कॉमर्शियल बैंक में उनका अकाउंट होता है उन एम्प्लॉयज का, फिर उनको पेमेंट जाता है। तो वहां से पहले पैसा हमारे RBI में आता है, फिर वहां से जाता है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट बड़े आसान है, ये सबको याद है। ये जो 4 मेजर्स हैं इसमें से याद रखिए सबसे लिक्विड क्या है? सबसे ज्यादा लिक्विड है M1, और सबसे लीस्ट लिक्विड कौन सा है? M4। याद रखेंगे बच्चों, सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड मेजर है M1 और लीस्ट लिक्विड मेजर है M4, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। M3 इज वाइडली यूज्ड एज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, ठीक है, या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, ऐसा भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेजर है M3, और इसका एक नाम और क्या होता है? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। और तीसरा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, M1 और M2 तो होते हैं नैरो, और M3 एंड M4 क्या होते हैं? ब्रॉड। क्या सबको याद हो जाएगा यहाँ तक? यस और नो? यस सर। अब एक काम करो, एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है 4 लाइन का, फटाफट से 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लो, सबको आना है कंपलसरी है, जो नहीं आएगा देख लेना फिर, ठीक है। फटाफट ज्वाइन करो, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी।